होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th की वीडियो नंबर 7 में आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 कार्य व्यवस्था को। इससे पहले की वीडियोस में हम पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं। यदि आपका छूट गया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट के मुख्य बिंदु हैं गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ, गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, गृह कार्यों का वर्णन, गृह कार्य व्यवस्था के सिद्धांत, गृह कार्य व्यवस्था का महत्व, गृहिणी के कर्तव्य और समय, श्रम व धन बचत के साधन, इन सभी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ। गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ है घर परिवार से संबंधित कार्यों की व्यवस्था, अर्थात घर परिवार से संबंधित कार्यों की व्यवस्था को गृह कार्य व्यवस्था कहते हैं। इसकी परिभाषा दी गई है, गृह के समस्त कार्य इस प्रकार योजना बनाकर किए जाएं जिससे कि वे सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाएं तथा परिवार के धन, समय और श्रम की बचत हो सके। कहने का मतलब ये है कि गृह कार्य व्यवस्था एक नियोजित व्यवस्था है जिसके अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों की अभिरुचि, आवश्यकता और संतुष्टि को ध्यान में रखकर जो आपके पास सीमित साधन हैं उनका सबसे अच्छा उत्तम उपयोग करके जो है कार्यों को किया जाता है। इसका उद्देश्य समय, श्रम और धन की बचत करना होता है और इसका लक्ष्य परिवार का रहन सहन के स्तर को उन्नत करना होता है। उत्तम कार्य व्यवस्था से पारिवारिक जीवन सुखी और संपन्न रहता है। इसलिए प्रत्येक घर में एक अच्छी प्रकार से कार्य व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक होता है। गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत से कारक गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कारक हैं। नंबर 1 है गृह कार्यों की समुचित योजना। परिवार के सभी कार्यों को करने के लिए एक उचित प्रकार से योजना बना लेनी चाहिए, एक अच्छी सी योजना बना लेनी चाहिए। इसको बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी कार्यों की पहले उनको वर्गीकृत कर लिया जाए। पहले वो सभी कार्यों का वर्गीकरण कर लिया जाए, उनको दैनिक, साप्ताहिक, इन सभी कार्यों में दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक कार्यों में उनको वर्गीकृत कर लिया जाए। उसके बाद इन सभी कार्यों को घर के सदस्यों में उनकी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार विभाजित कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। तो कार्यों को उसके बाद बांटना चाहिए परिवार के सदस्यों में। फिर उसके बाद परिवार के सदस्यों में बांट देना चाहिए। इसके बाद ये ध्यान रखने वाली बात है कि गृह कार्यों को अपनी जिस प्रकार से योजना बनाएंगे तो उस योजना को बनाते समय प्राथमिकता के आधार पर रखना चाहिए कार्यों को। जो कार्य सबसे पहले ज़रूरी हैं उन कार्यों को पहले करना चाहिए और जो कार्य उसके बाद ज़रूरी हैं उनको उसके बाद करना चाहिए। तो प्राथमिकता का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि प्रत्येक कार्य के लिए एक समय निर्धारित कर देना चाहिए। जैसे कि भोजन बनाना है, सुबह का खाना बनाना है, तो उसके लिए समय निर्धारित कर देना चाहिए कि 11 बजे तक, 12 बजे तक, जिस टाइम भी आपके घर में खाया जाता है तो उसका समय निर्धारित कर दिया जाए कि इस टाइम तक खाना सुबह का बन जाना चाहिए। ट्यूशन पढ़ानी है बच्चों को तो बच्चों के लिए ट्यूशन का टाइम निर्धारित कर देना चाहिए कि शाम को या सुबह को इस टाइम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से कार्य का यदि समय निर्धारित कर दिया जाएगा तो इससे कार्य जो है अपने समय पर हो सकेगा और अच्छे तरीके से हो सकेगा। और इसमें योजना बनाते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि योजना आपकी थोड़ी लचीली रहे, जिससे कि यदि कभी विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं, कभी आकस्मिक कार्य लग जाएं, तो उनमें उनके अनुसार आपकी योजना में बदलाव किया जा सके। तो सबसे पहले वर्गीकृत कर देना चाहिए कार्यों को, फिर कार्यों को जो है परिवार के सदस्यों में बांट देना चाहिए उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार। उसके बाद जो है कार्यों को इसको बांटते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उन प्राथमिकता के आधार पर बांटना चाहिए और कार्य के समय को निर्धारित कर देना चाहिए और आपकी योजना लचीली होनी चाहिए। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है परिवार के सदस्यों का गृह कार्य व्यवस्था में सहयोग। बिना सदस्यों की भागीदारी से कार्य जो है आप सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर सकते। इसकी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने में सभी पूरे परिवार के सदस्यों की आवश्यकता होती है एक अच्छी प्रकार से कार्य व्यवस्था बनाने में। कि सारा कार्य आप अकेले नहीं कर सकते हैं, कोई
घर में बुज़ुर्ग लोग हैं तो वो बच्चों को जो है घुमाने ले जा सकते हैं। वृद्ध पुरुष हैं, वृद्ध औरतें हैं, वो अनाज दालें आदि फटक साफ़ कर सकती हैं। ठीक है, आप लोग महिलाएं जो हैं खाना बनाने में उसमें सहयोग कर सकती हैं। पुरुष जो हैं बाहर से सब्जी लाने में पर सहयोग कर सकते हैं। तो जब कार्यों को बांट देते हैं सभी में, तो इससे कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न होता है और परिवार को अधिक लाभ भी प्राप्त होता है। तो इसलिए परिवार में जो है परिवार में कार्य को बांटते समय सभी सदस्यों को महत्व देना चाहिए और सभी परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना चाहिए। नंबर 3 है गृह कार्य से संबंधित सही विधियों का ज्ञान। अगर गृह कार्य करते समय हमें सही विधि का ज्ञान नहीं होगा, पुराने तरीके से ही कार्य को करते रहेंगे, तो इससे बहुत अधिक समय और श्रम भी लगेगा और धन भी लगेगा। जैसे कि अगर आप आटा पीस रहे हैं, आजकल आटा चक्की से पिसा मिल जाता है या फिर आप दुकान से लेकर आ सकते हैं, लेकिन पहले क्या था कि चक्की से घर पर पीसते थे। तो यदि पहले पुराने ज़माने की विधियों को अपनाएंगे तो उससे समय अधिक लगेगा। जैसे कि चटनी बनानी है तो सिलबट्टे से चटनी पीसने में अधिक समय और श्रम लगता है, किंतु आज मिक्सी से चटनी 2 मिनट में पिस जाती है। तो इसलिए सही विधि का आपको ज्ञान अवश्य होना चाहिए, जिससे कि समय और श्रम की बचत हो सके। इससे जो है गृहिणियाँ कार्य को अच्छे तरीके से कर सकती हैं और अधिक कुशलतापूर्वक कर सकती हैं। नंबर 4 है उपयुक्त साधनों का प्रयोग। गृह कार्यों को सही रूप से करने के लिए सहायक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने के लिए कोई न कोई साधन की हमें आवश्यकता होती है। यदि कार्य अच्छे साधनों के द्वारा किया जाएगा तो उससे कुशलता बढ़ती है और कार्य अच्छे तरीके से होता है और उससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। जैसे कि यदि घर में प्रेशर कुकर हो तो चावल पकाना, सब्जी बनाना बहुत जल्दी बन जाता है और आराम से बन जाता है, इससे ईंधन की भी बचत होती है। इसी प्रकार सिलाई की मशीन, कपड़े धोने की मशीन, ओवन, टोस्टर, इन सभी भौतिक साधनों के प्रयोग से गृह कार्य को सरलतापूर्वक और उत्तम तरीके से और शीघ्रतापूर्वक कर सकते हैं। नंबर 5 है परिवार कल्याण। एक सुचारू रूप से कार्य व्यवस्था बनाने से समय, श्रम और आय की बचत होती है, जिससे परिवार का कल्याण होता है। कार्य व्यवस्था अच्छी होने पर समस्त कार्य उचित समय पर हो जाते हैं और जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताएं भी पूर्ण होती हैं और वो संतुष्ट भी रहते हैं एक अच्छी कार्य व्यवस्था होने पर। व्यवस्थित कार्य व्यवस्था में परिवार में पारिवारिक सदस्य एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मिल बांट के कार्य को करते हैं। इससे उनमें सहयोग की भावना बनी रहती है और एक अच्छी प्रकार से कार्य व्यवस्था में परिवार के सभी सदस्य अपनी कार्य कुशलता के माध्यम से आय के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। इससे और परिवार कल्याण के अंतर्गत व्यवस्थित परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम होता है और परिवार का आर्थिक स्तर भी बना रहता है। तो इस प्रकार से गृह कार्य व्यवस्था को अच्छे तरीके से करने के लिए परिवार कल्याण जो है की भावना भी आती है और यह परिवार कल्याण को भी प्रभावित करता है। नंबर 6 है पारिवारिक आय। परिवार की आय और कार्य व्यवस्था का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। गृह कार्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण साधन होता है भौतिक साधन, जिससे कार्य को सरलता से और कम समय में किया जा सकता है। अगर भौतिक साधनों को उपस्थित करने के लिए, भौतिक साधनों को खरीदने के लिए आय होनी चाहिए, अर्थात धन होना चाहिए। तो अगर यदि धन आपके लिए पर्याप्त है तो आप अपने कार्यों को करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, जैसे प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो आप खरीद सकते हैं अगर आपके पास आय अच्छी है तो। और यदि आय बहुत कम है तो आप इन सभी साधनों को नहीं खरीद पाएंगे और जो है अपने काम चलाऊ कार्य करेंगे तो इससे समय और श्रम अधिक लगेगा, तो इससे कार्य व्यवस्था प्रभावित होगी। नंबर 7 है अनुभव। गृह कार्य के संपादन में सहायक कारकों में अनुभव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि कार्य को व्यवस्थित और बिना गलतियों के करने के लिए अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो उससे संबंधित अनेक जानकारी आपको प्राप्त होती है आपके अनुभव से। जैसे कि आप घर में चावल पकाते हैं, आप पहले चावल पका चुके हैं तो आपने पहले अगर आप अपने कार्य कर चुके हैं उसमें आपने पानी ज़्यादा डाल दिया था, जिससे कि चावल में जब सीटी आई तो उससे पानी बाहर निकल रहा था। तो यदि आप पहले ये कर चुके हैं
इसका अनुभव ले चुके हैं, तो अगली बार आप जब चावल को पकाएंगे तो आप सही माप में पानी को रखेंगे। तो आपका पहले का अनुभव कार्य को जो है प्रभावित करता है और अनुभव से कार्य जो है अच्छे होते जाते हैं और उनमें कुशलता आती जाती है। नंबर 8 है सूझबूझ का अभाव। सूझबूझ अगर कम है, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी कार्य प्रभावित होता है। कार्य व्यवस्था डामाडोल हो जाती है और कार्य अच्छे तरीके से नहीं हो पाते हैं। नंबर 9 है आवश्यक साधनों का अभाव। यदि कार्य करने के आवश्यक साधन आप पास नहीं हैं, तो चाहे कितनी भी सूझबूझ से आप कार्य को करना जानती हों, चाहे कितना भी आपके पास अनुभव हो, लेकिन आप कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगी। जैसे कि एक कुशल गृहिणी किचन में है और उसको खाना पकाना है, उसे खाना पकाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन अगर किचन में खाना पकाने की विभिन्न सामग्रियां ही उपस्थित ना हो या गैस सिलेंडर ही ना हो, तो वह खाना बिल्कुल बनाना उसके लिए संभव होगा, वह खाना नहीं बना पाएगी। तो इसलिए आवश्यक साधनों का होना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 10 पारिवारिक कलह व असहयोग। परिवार के सभी साधन परिपूर्ण हों और सभी कार्य पर्याप्त सूझबूझ से किए जा रहे हों, लेकिन अगर परिवार में वातावरण सौहार्दपूर्ण नहीं है, अगर उसमें कलह रहती है, परिवार के सदस्यों में आपस में असहयोग रहता है, एक दूसरे का कार्य में हाथ नहीं बटाते हैं, एक दूसरे से जो है कलह करते रहते हैं, तो भी गृह कार्य प्रभावित होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये सभी कारक जो हैं गृह कार्य को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं गृह कार्यों का वर्गीकरण। गृह कार्यों को वर्गीकृत करते हैं हम दैनिक कार्य में, साप्ताहिक कार्य में, मासिक कार्य में, वार्षिक कार्य में और आकस्मिक कार्य में। तो 5 प्रकार के कार्यों में गृह कार्यों को वर्गीकृत किया जाता है। दैनिक कार्य वे कार्य होते हैं जिन कार्यों को प्रतिदिन किया जाता है, उन कार्यों को दैनिक कार्य कहते हैं। इसके अंतर्गत झाड़ू पोंछा लगाना, नाश्ता बनाना, भोजन बनाना, वस्त्रों को धुलना, स्कूल जाने वाले बच्चों का टिफ़िन बनाना, बच्चों को पढ़ाना, बाज़ार की आवश्यक खरीदारी करना जैसे दूध, ब्रेड आदि खरीदना, विश्राम करना, जब पूरे दिन के कार्यों में विश्राम का भी समय होता है, विश्राम भी करना चाहिए और मनोरंजन भी करना चाहिए। तो ये सभी कार्य जो हैं प्रतिदिन किए जाते हैं, इसलिए इन कार्यों को दैनिक कार्य के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है साप्ताहिक कार्य। वे कार्य जिन्हें प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, सप्ताह में एक बार कर लेना काफ़ी होता है, पर्याप्त होता है, तो उन कार्यों को साप्ताहिक कार्य कहते हैं। साप्ताहिक कार्यों के अंतर्गत पूरे घर की धुलाई, साफ सफाई, बिस्तर, चादर और कवर धुलना, रसोई घर की अच्छे से सफाई करना, विशेष भोजन बनाना, जैसे कि एक दिन निश्चित कर लिया जाता है, संडे ही ज़्यादातर मिलता है साप्ताहिक कार्यों को करने के लिए, तो उस दिन स्पेशल भोजन बना सकते हैं क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है, आप आराम से कुछ अच्छा भोजन बना सकते हैं। बच्चों को मनोरंजन के लिए पार्क, सिनेमा आदि ले जाना और बाजार से सामान आदि लाना, ये सभी कार्य साप्ताहिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तीसरे प्रकार के कार्य हैं मासिक कार्य। वे कार्य जो प्रति सप्ताह में नहीं किए जा सकते हैं, माह में केवल एक बार कर लेना पर्याप्त होता है, या महीने में वे कार्य जो महीने में एक बार किए जाते हैं, उन्हें मासिक कार्य कहते हैं। मासिक कार्यों के अंतर्गत माह का राशन खरीदना, पूरे महीने के लिए जो हमारा खाद्य पदार्थ चाहिए होते हैं, उन सभी राशन को खरीदना, बिलों का भुगतान करना जैसे कि बिजली का बिल आदि का भुगतान करना, अनाज की सफाई करना, पिसाई करवाना, पूरे महीने के लिए आटा आदि पिसवा के रख लेना, स्टोर रूम की सफाई करना, पर्दे धुलना, जाले साफ़ करना पूरे घर के, और जब जाले साफ़ करेंगे आप अच्छी तरीके से सफाई करेंगे तो कबाड़ और जो रद्दी आदि होती है उसको बेचना, धोबी, नौकर, दूध वाले का हिसाब करना, ये सभी महीने में कार्य मासिक कार्य के अंतर्गत किए जाते हैं। नंबर 4 है वार्षिक कार्य। वे कार्य जो वर्ष में एक बार किए जाते हैं, वार्षिक कार्य कहलाते हैं। वार्षिक कार्य के अंतर्गत पूरे घर की सफाई होती है, जैसे होली दिवाली पर जो है पूरे घर की सारा सामान हटा के सफाई की जाती है, और इसी के अंतर्गत मरम्मत और पुताई भी करवाई जाती है। वर्ष में एक बार घर की मरम्मत, जो टूट फूट है, दीवारों की टूटी फूटी हैं, उनकी मरम्मत करवाई जाती है, पूरे घर की पुताई करवाई जाती है। पूरे घर के पर्दे भी बदलना, पापड़, अचार, मुरब्बे, जेली आदि बनाना और भंडारण हेतु अनाज खरीदना, जिससे पूरी साल के लिए
पूरे वर्ष के लिए जो है गेहूँ, चावल आदि को खरीद कर रखना और बेकार वस्तुओं को फेंकना या कबाड़ में बेचना, ये सभी कार्य वार्षिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। 5वें प्रकार के कार्य हैं आकस्मिक कार्य। वे सभी कार्य जो अचानक से किए जाते हैं, आकस्मिक अर्थात अचानक से, तो वे सभी कार्य जो अचानक से किए जाते हैं वे आकस्मिक कार्य कहलाते हैं। ये कार्य जो हैं पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, पहले से पता नहीं होते हैं, अचानक से होते हैं, इसीलिए इनको आकस्मिक कार्य कहते हैं। आकस्मिक कार्य के अंतर्गत जैसे किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो घर में कार्य बढ़ जाता है, बीमारी में तब भी कार्य जो है अचानक से लग जाते हैं, विवाह और उत्सव आदि में भी कार्य बढ़ जाता है, और आंधी तूफान और बारिश होने पर भी कार्य अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं, साफ सफाई करनी पड़ जाती है। तो इस प्रकार के कार्य आकस्मिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। कार्य व्यवस्था के सिद्धांत। एक उत्तम गृह कार्य व्यवस्था वही होती है जिसे योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और जिससे घर का प्रत्येक सदस्य संतुष्ट भी हो। तो उत्तम गृह कार्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं, कई तत्वों को बताया गया है, जिसमें से मुख्य सिद्धांत हैं: नंबर 1 योग्यता अनुसार कार्य का नियोजन, नंबर 2 निर्धारित कार्य योजना का नियंत्रण, नंबर 3 नियोजित कार्यों का मूल्यांकन और नंबर 4 मूल्यांकन में कुशलता। तो इन सभी सिद्धांतों को हम विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। पहला सिद्धांत है योग्यता अनुसार कार्य का नियोजन। नियोजन अर्थात योजना बनाना। तो कार्यों को अच्छे तरीके से करने के लिए पहले उसको योजना बना लेनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को की योग्यता और रुचि के अनुसार कार्यों को बांट देना चाहिए। इससे क्या होता है कि सभी व्यक्तियों को, उस परिवार के सभी सदस्यों में उनको कार्यों को योग्यता और क्षमता और रुचि के अनुसार कार्यों का बंटवारा किया जाता है, और जो है सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार कार्य को करते हैं, और इससे सभी व्यक्तियों में संतुष्टि की भावना भी रहती है। वो संतुष्ट रहते हैं अपने कार्यों से और रुचिपूर्वक उनके कार्य होते हैं, तो वो अच्छे तरीके से कार्य को पूरा भी करते हैं। तो इससे गृह कार्य व्यवस्था की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। गृह कार्य की योजना बहुत सूझबूझ और पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए, और इसको अधिक कठोर नहीं बनाना चाहिए। योजना को उसको लचीला बनाना चाहिए, जिससे कि अगर कभी आकस्मिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएं तो उसके अनुसार आपकी कार्य योजना को जो है परिस्थिति के अनुसार बदला भी जा सके। कार्य व्यवस्था को करते समय, उसकी योजना बनाते समय प्राथमिकता का ध्यान रखना चाहिए। जो कार्य पहले ज़रूरी हों उन कार्यों को पहले करना चाहिए, और जो कार्य उसके बाद ज़रूरी हों उनको उसके बाद करना चाहिए। तो इन नियोजन करते समय योग्यता अनुसार योग्यता का ध्यान रखना चाहिए, क्षमता का ध्यान रखना चाहिए, और व्यक्ति की रुचि के अनुसार कार्यों को जो है नियोजित करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। दूसरा सिद्धांत है निर्धारित कार्य योजना का नियंत्रण। गृह कार्य व्यवस्था का दूसरा प्रमुख सिद्धांत सभी व्यवहारिक योजनाओं को नियंत्रित करके उन्हें व्यवहारिक रूप से लागू करना होता है। इसके अंतर्गत जो आपने योजना बनाई है उनको कार्य रूप में करना होता है, यानी कि उन कार्यों को जो आपने सोचा था, योजना में क्या होता है, आप दिमाग में उसकी योजना प्लानिंग करते हैं। नियंत्रण दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, नियंत्रण के अंतर्गत उस कार्य को जो आपने सोचा है उसको जो है अब कार्य को करते हैं, अर्थात कार्य को व्यवहारिक रूप से लागू करते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह जानना आवश्यक होता है कि परिवार के सभी सदस्यों को उनकी योग्यता अनुसार ही कार्य सौंपे गए हैं या नहीं, उन सभी नियोजित कार्यों को उचित ढंग से किया जा रहा है या नहीं। तो परिवार के सदस्यों को समय समय पर उनके कार्यों को करने के लिए निर्देश देना भी ज़रूरी होता है। इस प्रकार नियंत्रित ढंग से कार्य करने पर अव्यवस्था नहीं होती है, कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। इस प्रकार सूझबूझ से योजना को व्यवहारिक रूप से लागू करना आवश्यक होता है। नंबर 3 है नियोजित कार्यों का मूल्यांकन। इसके अंतर्गत जो हमने योजना बनाई थी, फिर नियंत्रण के अंतर्गत हमने कार्य को व्यवहारिक रूप से किया था, अब इस सिद्धांत के अंतर्गत हम उन कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। गृह कार्यों की व्यवस्था पर समुचित मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं कि जो आपने योजना बनाई थी वह योजना कहाँ तक सफल हुई और कार्य कितने अच्छे तरीके से हो सके हैं। निर्धारित योजना के अनुसार सौंपे गए कार्यों को सही समय पर मूल्यांकन किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। लेविस ने इसके 4 उद्देश्य बताए हैं।
इसमें क्या किया जाता है, इस उपलब्धियों की जांच की जाती है। जिस कार्य को करने के लिए आपने योजना बनाई थी उसकी जांच की जाती है कि क्या वह कार्य अच्छे तरीके से हो सका है या नहीं हो सका है, और नहीं हो सका है तो क्यों नहीं हो सका है, उनके कारणों को ढूंढना। दूसरा, आगामी योजना के लिए आधार प्राप्त करना। जब आप मूल्यांकन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपने जो प्लानिंग की थी कार्य को करने की, जैसे कि आपने एक अपने घर में प्लानिंग बनाई कि आप इतने बजे नाश्ता बनाएंगे, इतने बजे खाना बनाएंगे और इतने बजे ट्यूशन पढ़ाएंगे बच्चों को, इतने बजे बच्चों को घुमाने ले जाएंगे। आपने पूरी प्लानिंग बनाई कार्य करने की, और किंतु जब आपने उसको नियंत्रण के अंतर्गत आपने जब उसको लागू किया तो इससे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको दिक्कत हुई कि बुज़ुर्ग लोगों को उनको भूख जल्दी लगाती है, वो बच्चों को भी जल्दी भूख लगाती है। तो इसलिए आपकी योजना, अगर आप जब मूल्यांकन करेंगे उसका, तो आप देखेंगे कि आपने जो खाना बनाने का भोजन, जो लंच का टाइम 1 बजे निर्धारित किया था, तो वह योजना आपकी सफल नहीं रही, क्योंकि लोगों को भूख 11 बजे ही लग जाती है। तो आपको अपनी योजना अगली बार के लिए आपको अनुभव मिल जाता है, एक नई योजना बनाने के लिए आपको आधार प्राप्त हो जाता है, और आप अगली बार जब योजना बनाते हैं तो आप उसमें इस समय का ध्यान रखेंगे और उस समय को अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार निर्धारित करेंगे। तो मूल्यांकन से ये सफलता मिलती है कि हमारे अगर अगली योजना जो है, अगली कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नंबर 4 है कार्य मूल्यांकन में कुशलता। गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए आवश्यक है कि सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए। कुशलतापूर्वक कार्य करना ही कार्य व्यवस्था की मुख्य कसौटी होती है, क्योंकि जो कार्य हमारे घर में किए जाते हैं, जो गृह कार्य होते हैं, सभी कार्यों को आपने अच्छे तरीके से योजना बना ली, आपने उसका व्यवहारिक रूप नियंत्रण भी कर लिया, मूल्यांकन भी कर लिया, किंतु यदि वो सभी कार्य अच्छे तरीके से नहीं किए गए, बस उनको मान लीजिए खाना बनाना था तो उसको खाना ऐसे ही बना के रख दिया, उसमें कोई टेस्ट नहीं, और सभी परिवार के सदस्यों के रुचि के अनुसार नहीं है, सभी सदस्यों को अच्छा नहीं लग रहा है, उनको पूर्ण संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही है, तो कार्य करना बेकार हो जाएगा। तो इसलिए कार्य को कुशलतापूर्वक करना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गृह कार्य व्यवस्था में कार्य कुशलता का बहुत महत्व है, और कुशलतापूर्वक किया गया प्रत्येक कार्य सदस्यों को संतोष, आनंद और प्रशंसा प्रदान करता है। तो इस प्रकार ये कार्य व्यवस्था के सिद्धांत हैं। अब देखते हैं गृह कार्य व्यवस्था का महत्व। गृह कार्य व्यवस्था का महत्व बहुत अधिक है। इसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों की सर्वांगीण विकास में यह सहायक होता है, क्योंकि जब एक कार्य व्यवस्था हम बना लेते हैं, सारे कार्य हम व्यवस्थित तरीके से करते हैं, तो इससे सदस्यों का पूरा सर्वांगीण विकास होता है। परिवार में एक अच्छा माहौल बना हो रहता है, तो सभी खुश रहते हैं व्यक्ति, परिवार के सदस्य, और हर कार्य समय पर हो जाता है, कम श्रम में हो जाता है। तो इससे परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि परिवार के सदस्यों के सर्वांगीण विकास में उत्तम कार्य व्यवस्था सहायक होती है। दूसरा महत्व है पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। एक उत्तम कार्य व्यवस्था पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है, क्योंकि इसमें एक पूरी व्यवस्था बनी होती है कि क्या क्या कार्य करने हैं, और उन कार्यों को करने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होती है। तो उन सभी साधनों की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि कार्य अच्छे तरीके से हो पाता है। तो इससे परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता समय से पूरी हो जाती हैं। नंबर 3 है पारिवारिक वातावरण को उत्तम बनाए रखने में सहायक। जब किसी परिवार में एक अच्छे तरीके से योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जाते हैं, तो इससे परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी रुचि, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करने को मिलते हैं। तो वह सभी अपने रुचिपूर्वक प्रत्येक कार्य को करते हैं, और उनकी आवश्यकता भी अच्छे तरीके से पूरी हो जाती हैं। इससे परिवार के प्रत्येक सदस्य को पूर्णतः संतुष्टि मिलती है, और उनके घर का, परिवार का वातावरण उत्तम बना रहता है। नंबर 4 है श्रम विभाजन में सहायक। जब आप गृह कार्य की व्यवस्था करते हैं, तो उसके अंतर्गत आप योजना बनाते हैं, तो योजना बनाते समय ये ध्यान रखते हैं कि परिवार के जो सभी सदस्यों में जब कार्यों का बंटवारा होगा, तो उसमें आप ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक कार्य व्यक्ति की क्षमता, रुचि और योग्यता के अनुसार दिया जाए। तो इससे श्रम विभाजन करना बहुत आसान हो जाता है, और उनको
किसी भी व्यक्ति को कार्य का बोझ भी नहीं लगता है। नंबर 5 है परिवार के सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य में सहायक। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गृह कार्य व्यवस्था लाभदायक होती है। जैसे कि यदि परिवार का उत्तम गृह कार्य व्यवस्था लागू हो जाए, परिवार में एक उत्तम कार्य व्यवस्था को लागू किया जाए तो उसका अनुकूल प्रभाव परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। परिवार के किसी भी सदस्य को अधिक या अनावश्यक कार्यभार नहीं संभालना पड़ता है। जितनी उसकी क्षमता होती है उसकी क्षमता के अनुसार उस पर कार्यभार दिया जाता है, कार्य को बांटा जाता है। संपूर्ण गृह कार्य परिवार के सभी सदस्यों में उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार बांटा जाता है। सदस्यों को आवश्यक अवकाश और स्वस्थ मनोरंजन करने के लिए भी समय दिया जाता है और परिवार के सदस्य इससे स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार के सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य में सहायक है एक अच्छी कार्य व्यवस्था। नंबर 6 है परिवार के रहन सहन का स्तर उन्नत बनाने में सहायक। यदि परिवार का उत्तम कार्य व्यवस्था को अगर परिवार में एक उत्तम कार्य व्यवस्था गृह कार्य व्यवस्था को लागू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से परिवार के रहन सहन का स्तर उन्नत होगा। इससे परिवार के समस्त कार्य सुचारू रूप से सही समय पर पूरे हो जाते हैं, जिससे अतिरिक्त समय मिल जाता है परिवार के सदस्यों को और उस अतिरिक्त समय को वो अपने धनोपार्जन करने में उपयोग कर सकते हैं। इससे परिवार के सदस्य सुखी और संतुष्ट रहते हैं और उनका रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठता है। अगली हेडिंग है गृहिणी के कर्तव्य। एक परिवार के सभी सदस्यों का जीवन सुखी और शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके, इसके लिए एक कुशल और आदर्श गृहिणी का होना बहुत आवश्यक है। गृहिणी के सभी कार्यों को सभी कर्तव्यों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 है पत्नी के रूप में। भारतीय समाज में पति का घर ही स्त्री का वास्तविक घर माना जाता है और वहीं पर उसे एक गृहिणी के रूप में एक स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार मिलता है। विवाह के पश्चात जब कन्या अपने माता पिता का घर छोड़कर पत्नी के रूप में पति के घर आती है तो सबसे पहले उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने पति के सहित परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं, रुचियों, संस्कारों, आदतों इन सबको समझे और उनमें सामंजस्य बिठाने का प्रयास करे। वास्तव में पति पत्नी को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग से कार्य करना चाहिए और दोनों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। तो इसीलिए अपने घर में उत्तम कार्य व्यवस्था को लागू करने के लिए पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति की विचारधारा, इच्छाओं, भावनाओं और रुचियों के अनुरूप कार्य करके उसे पूरी तरीके से प्रसन्न रखे और संतुष्ट रखे। इससे घर में सुख, शांति और प्रेम का वातावरण बना रहेगा। तो ये एक पत्नी के रूप में स्त्री का कर्तव्य होता है। गृहिणी का दूसरा कर्तव्य है माता के रूप में। पत्नी बनने के बाद एक गृहिणी को माता भी बनना होता है। तो माता बनने के साथ उसके कर्तव्य भी बढ़ जाते हैं। बच्चों को जन्म देने के साथ साथ उनमें समुचित पालन पोषण का दायित्व बढ़ जाता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कार और बच्चों में नैतिक विकास की जिम्मेदारी माताओं पर ही होती है। एक बच्चे के लिए माँ ही प्रथम और उसकी महत्वपूर्ण शिक्षिका होती है, प्रथम गुरु होती है। इसलिए बच्चों को अच्छे वातावरण में डालना, चरित्र निर्माण करना, अच्छी आदतों का विकास करना, ये सभी माता के कर्तव्य हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि बच्चों के नैतिक विकास एवं चरित्र निर्माण का कर्तव्य और दायित्व ये सभी माताओं के ऊपर ही होते हैं। तो इसलिए शिशुपालन गृहिणी का मुख्य दायित्व है। अगला कर्तव्य है गृह स्वामिनी के रूप में। गृहिणी ही गृह स्वामिनी होती है, वही घर की मालकिन होती है। तो पत्नी और माता का उत्तरदायित्व निभाने के पश्चात उसको गृह स्वामिनी का दायित्व निभाना पड़ता है, कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। गृहिणी को बच्चों से लेकर बड़ों तक की सुख शांति का ध्यान रखना होता है और घर के सभी कार्यों को अपनी सूझबूझ से करना पड़ता है। गृह स्वामिनी के रूप में गृहिणी को गृह कार्य की व्यवस्था करनी पड़ती है। घर के सभी सदस्यों के संपूर्ण विकास के लिए व्यवस्थित ढंग से प्रयास करना होता है और योजना बनानी होती है जिससे कि सभी कार्य अच्छे तरीके से संपन्न हो सकें। प्रतिदिन के गृह कार्यों की व्यवस्था करना, साप्ताहिक और मासिक गृह कार्यों की व्यवस्था करना, ये सभी कार्य इन सभी कार्यों को करने के लिए उसे योजना तैयार करनी पड़ती है जिससे सभी कार्य सही समय पर और उचित रूप से पूरे हो पाएँ। तो गृह कार्य की व्यवस्था का कर्तव्य भी गृहिणी का होता है गृह स्वामिनी के रूप में। संबंधियों के प्रति व्यवहार। गृह स्वामिनी के रूप में गृहिणी का एक मुख्य कर्तव्य यह भी है कि वह अपने व्यवहार से सभी संबंधियों को संतुष्ट रखे। ससुराल के संबंधियों के प्रति सम्मान और स्नेह का व्यवहार करने से परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहता है।
तो घर के जो संबंधी हैं, जो सदस्य हैं, उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना भी उसका कर्तव्य होता है, जिससे कि घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और एक अच्छा वातावरण बना रहे। तीसरा कर्तव्य है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। परिवार के रहन सहन का स्तर, बच्चों का स्वास्थ्य, घर की खुशहाली, परिवार के प्रत्येक सदस्य का संतोष और परिवार की अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से संतुलन बनाना और बचत आदि करना, ये सब कुशल गृहिणी के कर्तव्य होते हैं, उसी के ऊपर निर्भर करता है। परिवार की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वह घर की आवश्यकताओं के अनुसार बजट बनाती है और बजट के अनुसार ही जो है सामान को खरीदती है और जितनी आय है, पारिवारिक आय है, उसको कुशलतापूर्वक खर्च करती है। तो इससे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना भी गृहिणी का कर्तव्य होता है। सुखद वातावरण का निर्माण। परिवार का सुखद वातावरण उत्तम कार्य व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। उत्तम कार्य व्यवस्था से परिवार में सुखद वातावरण का निर्माण होता है। गृहिणी का मधुर व्यवहार, उसके अंदर त्याग की भावना और योजनाबद्ध तरीके से कार्य को करना, ये सभी सुखद वातावरण को उत्पन्न करते हैं। तो संयुक्त परिवार में गृहिणियों का यह उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर अधिक सदस्य होते हैं, कार्य भी अधिक होता है, तो उसको और कुशलतापूर्वक कार्यों को करना होता है, जिससे कि घर में सुखद वातावरण बना रहे। तो घर में सुखद वातावरण का निर्माण करना भी गृहिणी का कर्तव्य होता है। अगला कर्तव्य है आवश्यक वस्तुओं को खरीदना व सुरक्षित रखना। गृहिणी को गृह स्वामिनी के रूप में अपने परिवार के लिए भोजन, वस्त्र, इन सब की व्यवस्था करनी पड़ती है। आय के अनुसार परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसको सामान खरीदना होता है, खरीदारी करनी होती है, और जो खरीदी हुई वस्तुएं हैं उनका संरक्षण करना भी गृहिणी का ही कर्तव्य होता है। यदि गृहिणी ऐसा कर्तव्य नहीं निभाती है तो या फिर निभाते समय कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो परिवार के सामने आर्थिक संकट हो जाता है। जैसे कि कोई सामान रखा हुआ है, अनाज आदि है, अगर उसको सही से संरक्षित नहीं किया है अथवा अगले वर्ष के लिए अनाज आदि नहीं खरीद पाए हैं, तो इससे परिवार को आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है। इसलिए आवश्यक वस्तु खरीदना और सुरक्षित करना भी गृहिणी का कर्तव्य होता है। अब देख लेते हैं गृह कार्य में समय, श्रम और धन की बचत के सहायक उपकरणों को देख लेते हैं कि कौन कौन से सहायक उपकरण हैं जिनसे गृह कार्य में समय, श्रम और धन की बचत होती है। इसके अंतर्गत प्रेशर कुकर आता है। प्रेशर कुकर एक ढक्कनदार भगोना होता है। ये एक विशेष प्रकार की धातु का बना होता है, जिसके ढक्कन पर एक वायुरोधी जो है सीटी लगी होती है, वजन रखा होता है जिसको सीटी बोलते हैं। यह वायुरोधक का कार्य दोनों ओर जोड़कर रबड़ लगाकर किया जाता है। किसी भी प्रकार के ईंधन पर इसको रखा जा सकता है, जैसे कि अंगीठी पर भी रखा जा सकता है, चूल्हे पर भी रखा जा सकता है, गैस पर भी रखा जा सकता है। इसके अंदर बनने वाली भाप से खाद्य पदार्थ पक जाता है। भाप के अंदर ही रहने से भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं वो भी उसके अंदर बने रहते हैं, और कुकर में बने हुए भोज्य पदार्थ के अंदर जितने पोषक तत्व होते हैं वो सभी हमें प्राप्त होते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, और उसकी सुगंध भी बनी रहती है। ये कुकर कोयले की अंगूठी, स्टोव, गैस चूल्हे, इन सब पे किसी पर भी रखा जा सकता है, और यह भोजन को जल्दी पकाता है। दूसरा सहायक उपकरण है विद्युत केतली। ये यंत्र पानी गर्म करने के लिए उत्तम साधन है। यह बिजली से चलने वाला साधन है, केतली है, जिससे पानी जल्दी गर्म हो जाता है और गंदा भी नहीं हो पाता है। कभी कभी केतली में पानी में पाए जाने वाले लवण जो होते हैं, जैसे गंदा पानी आपने उबाला तो वो उबालने पर, गर्म करने पर उसका सफ़ेद सफ़ेद जो है वो तली पे नीचे जम जाता है, तो उसको जो है छुटा लेना चाहिए, उसको एसिड आदि डाल के छुड़ा लेना चाहिए। इसमें चाय के लिए पानी बहुत आराम से, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसमें चाय भी बना सकते हैं। अगला सहायक उपकरण है बिजली के टोस्टर। इसका प्रयोग डबल रोटी अर्थात ब्रेड सेकने में किया जाता है। ये बिजली से चलने वाला टोस्टर है। इसमें जो है बिजली से इसको गर्माहट मिलती है। इसके अंदर टोस्ट को रख दिया जाता है, ब्रेड को रख दिया जाता है, और ये गर्म होकर ब्रेड को सेक देता है। इसमें डबल रोटी सेकने में सुविधा रहती है, और साथ ही पूरा पीस एक साथ सिक जाता है, एक समान सिकता है। अगला सहायक उपकरण है वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की मशीन। कपड़े धोने की जो मशीन है वो एक सुविधाजनक, एक आधुनिक साधन है, जिससे गृहिणी को बहुत सुविधा मिलती है। इससे जो है जो गंदे कपड़े होते हैं वो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं, और इसमें कपड़े साफ़ करते समय आप अपना दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है।
गृहिणी कपड़े धोने के साथ साथ बीच में कोई दूसरा कार्य भी कर सकती है। अगला सहायक उपकरण है रेफ्रिजरेटर। ये आजकल विद्युत यंत्रों में रेफ्रिजरेटर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने संबंधी आधुनिक गृह यंत्रों में यह बहुत ही महत्व रखता है। ये एक लाभदायक यंत्र है। इसमें क्या होता है कि शीघ्र खराब होने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे सब्जी, फल, अंडा, दूध, दही, ये सब जो है बहुत कुछ दिनों के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें कई खाने होते हैं जिसमें अलग अलग तापक्रम होता है, तो अलग अलग तापक्रम पर आप अलग अलग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 6, विद्युत चालित ओवन। ओवन रसोई घर में प्रयोग होने वाला एक विद्युत चालित उपकरण है जिसके अंदर का तापमान बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है और इस उपकरण की सहायता से खाद्य सामग्रियों को भूनने में जो है सहायता मिलती है। इसके द्वारा घर पर ही केक, पेस्ट्री, बिस्कुट आदि बनाए जा सकते हैं। नंबर 7 है मिक्सर ग्राइंडर। रसोई घर में समय और श्रम की बचत करने के लिए एक विद्युत चालित उपकरण है मिक्सर ग्राइंडर। यह उपकरण बिजली की मोटर से चलता है और इस उपकरण द्वारा सभी प्रकार के मसाले, भीगी दाल, चटनी, ये सब बहुत आसानी से और शीघ्रता से पिस जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें लस्सी बनाना, मिल्क शेक बनाना और गीली खाद्य सामग्री को मथना, ये सभी कार्य भी किए जा सकते हैं। अगला उपकरण है वैक्यूम क्लीनर। घर को साफ करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सुगमतापूर्वक फर्श को और दरी, कालीन, इन सभी की सफाई करने में उपयोगी होता है। इससे सफाई कम श्रम में और कम समय में अच्छी तरीके से हो जाती है। इस प्रकार ये सभी सहायक उपकरण जो है गृह कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन उपकरणों को गृह कार्य व्यवस्था में सहायक उपकरण माना जाता है। अब समय है आज के अभ्यास प्रश्न का। आज का अभ्यास प्रश्न है, गृह कार्य का अर्थ तथा कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। गृह कार्य का अर्थ बताइए और गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है, गृह कार्य व्यवस्था को उत्तम बनाने के लिए गृहिणी के आवश्यक कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए। जो गृहिणी के आवश्यक कर्तव्य हैं उनको बताना है। तीसरा प्रश्न है, गृह व्यवस्था के महत्व को समझाइए। गृह व्यवस्था के महत्व को समझाइए। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है, भोजन की व्यवस्था किस प्रकार के कार्य के अंतर्गत आती है। जो हम भोजन बनाते हैं वह किस प्रकार का कार्य है, किस प्रकार के कार्य के अंतर्गत आता है, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ पर जितने भी वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, जितने भी लेसन को पढ़ाया गया है, तो आप उनको अच्छे तरीके से समझने के लिए उन वीडियोस को बार बार देखिए। और आप जब भी कोई कार्य कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं अथवा आराम कर रहे हैं अथवा आप टहल रहे हैं, तो आप कान में हेडफोन लगाकर आप इस वीडियो को जब बार बार सुनेंगे तो उससे आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगा, आवाज़ आपके कानों में बिल्कुल घुल जाएगी। तो इससे आपको ये सब बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इसलिए वीडियो को आप बार बार सुनें और बार बार देखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।